चाचा चौधरी और मैडम ज़ारो। मैडम ज़ारो, मिस्टर ज़ारो, हमारी तलवारों ने दुनिया भर में धाक जमा ली है। यस मैडम ज़ारो। संसार के तमाम योद्धा और नामी हस्तियां या तो हमारी तलवारों से कट मरे हैं या उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। एक को छोड़कर मैडम। वह कौन है? चाचा चौधरी। उसने अभी तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। तो जाओ और चाचा चौधरी को मुकाबले के लिए ललकारो। या तो वह हार स्वीकार कर ले वरना उसे मौत के घाट उतार दो। यस मैडम ज़ारो। मिस्टर ज़ारो चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। काफी दिनों से मेरी तलवार किसी के खून से नहीं नहाई। चाचा चौधरी जो इतना अक्लमंद है, उसका खून भी दूसरों से अलग होना चाहिए। चाचा चौधरी के घर पर। चौधरी, बाहर निकलो और ज़ारो से मुकाबला करो। मैं कपड़े पहनकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम वहीं इंतजार करो। अगर बिना कपड़ों के ही इस दुनिया से 9-2-11 हो जाओ तो डॉक्टर को पोस्टमार्टम करते समय कपड़े उतारने का झंझट नहीं रहेगा। अगर तुम डर के मारे बाहर नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर आ जाता हूँ। तुम अंदर नहीं आ सकते। क्या आगे का दरवाजा बंद है? नहीं, तो फिर ज़ारो को अंदर आने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतना कहकर मिस्टर ज़ारो मकान के मुख्य दरवाजे की ओर चल देता है। साबू, फ्रंटियर मेल की तरह बिना इजाजत क्यों घुसे चले जा रहे हो? मैं बेवकूफों के सवालों का जवाब नहीं देता है। साबू झपट कर मिस्टर ज़ारो को उठा लेता है। गिरगिट, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोलने का ढंग नहीं सिखाया। और उसको हवा में उछाल देता है। जाओ, अपनी माँ से कुछ तमीज सीख कर आओ। मैडम ज़ारो, कौन हो तुम जो बिना इजाजत के अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैडम, मैं मिस्टर ज़ारो हूँ। देख लिया चाचा चौधरी को ललकारने का अंजाम। मेरे शरीर की कोई हड्डी क्रैक होने से नहीं बची। ये सुनते ही मैडम ज़ारो गुस्से में भर जाती है। उस चूहे की ये हिम्मत! मैं अभी जाकर उसे मौत के घाट उतार देती हूँ। चाचा चौधरी और मैडम ज़ारो। चौधरी, मेरे हस्बैंड की जो दुर्दशा हुई है उससे मेरा खून उबलने लगा है। लो संभालो तलवार और मैडम ज़ारो से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आओ। चाचा चौधरी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। सॉरी मैडम, मेरा उसूल है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। डरपोक, तुमने अपनी जान बचाने का अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी तलवार आ रही है। मैडम ज़ारो तलवार का वार चाचा चौधरी पर कर देती है, लेकिन तलवार टेढ़ी हो जाती है। ओह, मेरी तलवार! चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। मैडम, जाओ घर जाकर चूल्हा जलाओ। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। तलवार से ना सही टक्कर मारकर तुम्हारी पसलियाँ तोड़ सकती हूँ। मैडम ज़ारो एक जोरदार टक्कर चाचा चौधरी को जड़ देती है और मैडम ज़ारो का सिर चकरा जाता है। ओह, ये क्या? चौधरी, क्या तुम फौलाद के बने हो? नहीं मैडम। तो फिर? अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर चाचा चौधरी ने अपनी वास्केट और शर्ट उतार दी। देखो, मैंने कपड़ों के नीचे स्टील की ब्लेड प्रूफ जैकेट पहन रखी है। चाचा चौधरी और जासूसी जहाज। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, देखिए मेरा बेटा कितनी छोटी उम्र में ही संगीतकार बन गया। अच्छा बेटा, तुम क्या बजाते हो? ट्रांजिस्टर। बच्चे का जवाब सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। तभी साबू के सिर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। तभी एक अधिकारी भागता हुआ आता है। चाचा जी, आपने इधर से कोई जहाज गुजरता देखा है?
हाँ, एक देखा तो था। वह विदेशी जासूस का जहाज है। वह हमारे देश के फौजी ठिकानों के फोटो लेने आता है। अच्छा, तब तो उसे पकड़ना चाहिए। वह बहुत ही आधुनिक किस्म का जहाज है। हमारे जहाज जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वह भागकर हमारी सीमा से पार हो जाता है। चिंता मत करो ऑफिसर, अब वह भागकर नहीं जा सकेगा। इस देश की रक्षा करना सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। चल भाई साबू। साबू उठ खड़ा होता है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जासूसी जहाज फिर से आता दिखाई देता है। साबू संभाल कर, उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। लेकिन साबू उस जहाज को पकड़ लेता है। फिक्र मत करो चाचा जी, मेरे बाजुओं में काफी ताकत है। अरे वाह साबू, तूने तो उसे ऐसे लपक लिया जैसे वह क्रिकेट की गेंद हो। साबू जहाज को नीचे रख देता है। लो, अब मैं इसे आपके हवाले करता हूँ। जासूस को जहाज से बाहर निकाला जाता है। चाचा जी, हमने इससे फिल्म की रील निकलवा ली है। ठीक है, अब आप इसे जेल की हवा खिलाओ। तब तक मैं साबू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। चाचा चौधरी का नौकर और दूध। चाचा चौधरी एक नौकर रखता है। रामू, क्या तू अपनी ईमानदारी का कोई सबूत दे सकता है? हाँ हुजूर, मुझे 10 बार पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़ा, परंतु 10 बार कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। ठीक है, तुम्हारा काम यह है कि रात को सोने से पहले मुझे 1 लीटर गरम दूध पीने के लिए दिया करो। जो हुक्म मालिक। रात को मालिक के 1 लीटर दूध में से 1 पाव निकाल कर मैं पी लेता हूँ और उसमें उतना ही पानी मिला देता हूँ। चाचा चौधरी को क्या पता चलेगा? चाचा चौधरी, अरे रामू, आज दूध कुछ पतला लग रहा है। नहीं मालिक, ये केवल आपका वहम है। दूध बिल्कुल खालिस है। रामू के जाने के बाद जरूर इस रामू के बच्चे ने दूध में पानी मिलाया है। मुझे इसकी चोरी पकड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। अरे घीसू, तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरे नौकर रामू पर नजर रखो, कहीं वो मेरा दूध खुद तो नहीं पी जाता। रात को घीसू और रामू, लो यार घीसू, 1 पाव दूध तुम पियो, 1 पाव मैं पीता हूँ। बाकी जो बचेगा उसमें आधा लीटर पानी मिलाकर मालिक का 1 लीटर दूध हम पूरा कर देंगे। वाह चाचा चौधरी, अरे आज तो दूध कल से भी ज्यादा पतला है। नहीं मालिक, ये आपका वहम है। आप घीसू से पूछ सकते हो। रामू ठीक कहता है, दूध बिल्कुल शुद्ध है मालिक। उन दोनों के जाने के बाद लगता है दोनों नौकर बेईमान हो गए हैं। मुझे एक तीसरा नौकर रखना पड़ेगा। तीसरे रोज चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। रुल्दू, तुम्हारा काम यह है कि तुम ये निगरानी रखो कि कहीं मेरे नौकर दूध में पानी तो नहीं मिलाते। अच्छी बात है। उसी रात को घीसू और रुल्दू, आओ, मालिक के दूध में से 1-1 पाव दूध पी ले। बाकी दूध में 3 पाव पानी मिलाकर 1 लीटर पूरा कर देंगे। ठीक है। अरे आज का दूध तो बिल्कुल गंगा जल है। आप हम पर यूं ही शक करते हैं मालिक? रुल्दू से पूछ लीजिए, मालिक दूध बिल्कुल खालिस है। अब चाचा चौधरी सोच में पड़ गए। कमबख्त, तीनों ही मिल गए हैं। मुझे एक चौथा नौकर रखना पड़ेगा। चौथे रोज चौथा नौकर रखा जाता है। कलवा, तुम्हारा काम यह है कि मेरे तीनों नौकरों पर आंख रखो, कहीं मेरा दूध वो खुद तो नहीं पी जाते। उसी रात को
पूरा का पूरा 1 लीटर दूध हम चारों आपस में पाव पाव बांटकर पी लेते हैं। ठीक है। और वो चाचा चौधरी के सोने पर उसके कमरे में जाते हैं। मालिक बिना दूध पिए ही सो गया है, इसकी मूंछ पर थोड़ी मलाई लगा देते हैं। अगली रोज सुबह, कमबख्तों, रात को तुमने मुझे दूध ही नहीं दिया। कौन कहता है आपने दूध नहीं पिया? मूंछों पर लगी मलाई इसका सबूत है मालिक। अब चाचा चौधरी को गुस्सा आ जाता है। अब तो हद ही हो गई है। इन चारों को पकड़ने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात को, मालिक का दूध तो हम चारों पी गए, कल की तरह अब इसकी मूंछों पर मलाई लगा देते हैं। तभी पीछे से, ओ, मैं मरा। वो चारों चाचा चौधरी को देखकर चौंक जाते हैं। अरे मालिक आप, तो फिर वो चारपाई पर कौन सो रहा है? चारपाई पर मैंने अपना पुतला बनाकर लिटा दिया था और खुद तुम चारों की हरकतें देखने के लिए पर्दे के पीछे छुप गया था। मैं तुम सबको बर्खास्त करता हूँ। आगे से मैं अपना काम खुद ही करूंगा। निकल जाओ। वो चारों मुंह लटकाकर वहां से चल देते हैं। चाचा चौधरी, बुजुर्गों ने सच ही कहा है, अपना हाथ जगन्नाथ। चाचा चौधरी और अजीबो गरीब रावण। पंडित मलूकदास दौड़े दौड़े चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, गजब हो गया। अरे भाई, आखिर बात क्या है? शाम को दशहरा है और हमारा रावण भाग गया है। अब मैं किसी ऐसे आदमी के तलाश में हूँ जो उसकी जगह रावण का पार्ट अदा कर सके। मैं तुम्हें ऐसा रावण दूंगा जो किसी ने आज तक ना देखा होगा। चल भाई साबू। जय बजरंग बली। अरे, ये कैसा रावण है जो अपने विरोधी की ही जय बोल रहा है? अरे भाई, ये उसका लहजा बन गया है। मैं उसे समझा देता हूँ कि रावण का पार्ट अदा करते समय वो ये नारा ना लगाए। अरे साबू, तू रोल अदा करते समय जय बजरंग बली का नारा ना लगाना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा और रामचंद्र का पहला तीर लगते ही जमीन पर गिर जाना। समझ गया चाचा जी। शाम को दशहरे का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं सोने की लंका का साबू। ओह, मेरा मतलब है मैं सोने की लंका का रावण। ऐसा रावण तो हमने सचमुच कहीं नहीं देखा। कितना ऊंचा है, दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर रहा है। भीड़ के एक कोने में, झटको, इस औरत ने सोने का हार पहन रखा है। अगर हम इसे खींचकर भाग जाएं, तो कम से कम 2000 रुपए में बिकेगा और भीड़ में ये मौका भी अच्छा है। और 5 मिनट बाद ही दोनों बदमाश हार झपट कर भाग खड़े होते हैं। पकड़ो, पकड़ो, वो मेरा सोने का हार ले गए। चाचा चौधरी हाथ में भीमसेनी लठ लिए दोनों बदमाशों के पीछे दौड़ लगाते हैं। फिक्र मत करो, वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। इधर साबू, ऐ रावण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ले संभाल अपने आप को। रामचंद्र जी का तीर रावण को लगता है। हाय, मैं मरा। इसी वक्त वो बदमाश साबू के पैरों के नीचे से भाग रहे होते हैं। झटको, और तेज भाग के साबू उनके ऊपर गिर पड़ता है। ओह, मर गए। ये पहाड़ कहाँ से आ गिरा? हाय, मैं दब गया। चाचा चौधरी, साबू, तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ, उठो। चाचा चौधरी दोनों बदमाशों को दबोच लेते हैं। चलो कमबख्तों, उसका हार वापस करो। हाय, मेरी पसलियां टूट गई। मेरा पाँव टूट गया। चाचा चौधरी और साबू, शाबाश। साबू, तुमने ना सिर्फ अपना पार्ट बखूबी से निभाया, बल्कि 2 नामी बदमाशों को पकड़वाने में भी मदद की। चाचा चौधरी और बंदरों का ग्रह।
चाचा चौधरी को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। डायरेक्टर साहब, आपने इस अंतरिक्ष योजना के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारा सवाल सही है। अंतरिक्ष में 1000 जोखिम होते हैं। वहाँ का वातावरण पृथ्वी से भिन्न होता है। कभी रॉकेट में ही कोई खराबी पैदा हो सकती है। रॉकेट यदि किसी ग्रह पर उतरता है तो वहाँ के प्राणी तुम पर हमला कर सकते हैं। इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए हमें तुम जैसे सूझबूझ वाले आदमी की जरूरत थी। डायरेक्टर साहब, एक यंत्र चाचा चौधरी के कानों पर लगाते हैं। इस यंत्र को कानों पर लगा लो। यदि तुम किसी ग्रह पर उतरते हो तो इस यंत्र से वहाँ की भाषा का अनुवाद हिंदी में होता जाएगा। चाचा चौधरी रॉकेट की ओर चल देते हैं। अच्छा डायरेक्टर साहब, अलविदा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ छोड़ दिया जाता है। चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। वाह, यहाँ का दृश्य बड़ा सुहावना है। बेशुमार सितारे और ग्रह। तभी चाचा चौधरी को एक अनजाना ग्रह दिखाई देता है। यह एक बड़ा ग्रह नजर आ रहा है। यहाँ पर प्राणी जरूर होंगे। रॉकेट यहीं उतारना चाहिए। चाचा चौधरी रॉकेट को उस ग्रह पर उतार लेता है। वहाँ उस ग्रह पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। मेरा अनुमान ठीक निकला। यहाँ कोई ना कोई जीव अवश्य है। ये सब उनके रहने के मकान हैं। पर यहाँ की आबादी है कहाँ? तभी अचानक, चुपचाप खड़े रहो वरना ढेर कर दूंगा। इसकी शक्ल हमसे नहीं मिलती। ये किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है। इसे राजा के पास ले चलो। ग्रह का राजा। विदेशियों को हम घुसने नहीं देते। यदि यह वापस गया तो इसके जैसे और यहाँ आएंगे और हमारे ग्रह पर हमला करेंगे। इसलिए इसे ले जाकर कत्ल कर दो। मगर मैं आपका मित्र हूँ। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले जाओ इसे। दोनों बंदर सैनिक चाचा चौधरी को लेकर चल देते हैं। लगता है इस ग्रह पर बंदरों का राज्य है। पर इस खोज का क्या फायदा? ये मुझे मारने जा रहे हैं। बचकर भागने के लिए एक तरकीब है। इन बंदरों की आदतें अवश्य हमारे पृथ्वी के बंदरों जैसी ही होंगी। चाचा चौधरी रुककर अपने झोले में से कुछ निकालने लगता है। तुम रुक क्यों गए? मुझे अपनी गठरी में से एक चीज निकालनी है। वह क्या? यह है डमरू। और चाचा चौधरी डमरू बजाने लगते हैं। डमरू बजते ही बंदर नाचने लगते हैं। नाच ले बंदर, नाच नाच, जोर जोर से नाच। चाचा चौधरी डमरू लगातार बजाता रहता है और बंदर नाचते रहते हैं। वाह वाह। नाचते नाचते दोनों बंदर थक कर गिर पड़ते हैं। भागने का यही मौका है। चाचा चौधरी दौड़कर सीधा अपने रॉकेट की ओर जाते हैं। अब रॉकेट सीधा अपने घर की तरफ मोड़ना चाहिए। और रॉकेट अंतरिक्ष में दौड़ने लगता है। आहा, वह रही हमारी प्यारी पृथ्वी। फिर पृथ्वी पर। चाचा जी, कहो यात्रा कैसी रही? कुछ मत पूछो डायरेक्टर साहब, बस जान बची और लाखों पाए। चाचा चौधरी अनजान टापू पर। चाचा चौधरी एक हवाई जहाज लेकर आता है। दीपू, अब हम इस हवाई जहाज पर बैठकर सैर करने जाएंगे। अच्छा हो यदि आप मेरे जैसा हेलमेट लगा लें। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं। मेरी यह 50 गज की पगड़ी ही मेरे सर की सुरक्षा करती है। चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं। लो भाई दीपू, अब हम चले। वाह चाचा जी, आप तो हवाई जहाज भी बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं। क्या आसमान में उलटबाजी भी लगा सकते हैं? और चाचा चौधरी उलटबाजी लगाता है। ओह चाचा जी, मेरा सिर नीचे हो गया है। तभी ओह,
क्या हुआ? लगता है हवाई जहाज में कोई गड़बड़ हो गई है दीपू। मुझे जहाज नीचे उतारना पड़ेगा। चाचा चौधरी हवाई जहाज को एक अनजान टापू पर उतारता है। अच्छा हुआ हम सुरक्षित धरती पर उतर आए। मैं मशीनरी देखकर जहाज को अभी ठीक कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद, क्या कोई गलती समझ में आई चाचा जी? 2-4 पेज ढीले थे दीपू, कस दिए हैं। जहाज अब उड़ने के काबिल है। दीपू और चाचा चौधरी हवाई जहाज से नीचे उतर आते हैं। ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है चाचा जी, जरा सैर कराएं। ठीक है चलो। दोनों टापू पर घूमने लगते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा है। इस टापू पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तभी अचानक उन्हें घेर लिया जाता है। ओह ओह, ये क्या? खबरदार, जो भी इस टापू पर आता है यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। दोनों को एक नारियल के पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। हम तुम्हें भून कर खा जाएंगे। बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अचानक चाचा चौधरी हंसने लगते हैं। तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने कोई मच्छर भी नहीं मारा है। तुम हमें क्या मारोगे? ये सुनते ही मुखिया गुस्से से कांप जाता है। उसके हाथ से बंदूक का घोड़ा दब जाता है। खामोश! धमाके से नारियल पेड़ से टूटकर एकदम नीचे गिरते हैं। हाय, बचाओ! ओह, मर गया! हाय! ओह! हाय! दीपू और चाचा चौधरी नारियलों ने सबकी खोपड़ी तोड़ दी। अपना एक हाथ छुड़ाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। इस भाले से मैं रस्सी के बंधन काट दूंगा। चाचा चौधरी और दीपू आजाद होकर वहाँ से प्लेन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दीपू, भागो यहाँ से। ठहरो चाचा जी, खाने के लिए 2-4 नारियल इकट्ठे कर लूं। और फिर चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में बैठकर घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी और नहले पर दहला। एक दिन रास्ते में, चाचा चौधरी मेरी मदद करो। दुल्ली चंद, क्या बात है? डाकू गोबर सिंह ने चिट्ठी भेजी है और आज 3 बजे तक 1 लाख रुपया देने को कहा है। बिल्कुल मत दो। पैसा ना देने पर उसने धमकी दी है कि वो मुझे मेरे घर से उठा कर ले जाएगा। दुल्ली चंद, ये भी हम नहीं होने देंगे। इधर डाकू गोबर सिंह, सरदार 3 बज गए, डेडलाइन खत्म हो गई। दुल्ली चंद ने पैसा अभी तक नहीं भेजा। मेरे हुक्म की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की। लगता है गीदड़ दुल्ली चंद की मौत आ गई है। गोबर सिंह धमाका सिंह को साथ लेकर दुल्ली चंद के घर की तरफ चल देता है। आओ, उसे घर से उठाकर लाएं और मार कर उसकी लाश को चील कौओं के आगे डाल दें। दुल्ली चंद का घर। बड़ी हैरानी की बात है सरदार, दुल्ली चंद ने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा है, नहीं तो हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ता। वो दोनों खुले दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। दुल्ली चंद, बाहर आ जाओ, आप छुपने से कोई फायदा नहीं। घर के अंदर घुसते ही उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। आए? दोनों उल्टे पांव बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। भागो! उन दोनों को भागते देख साबू अपना चोगा उतार देता है। चाचा चौधरी और नाव और ट्यूब। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र के किनारे बैठे थे। साबू, तुम तरबूज खाओ, तब तक मैं अपनी नाव में बैठकर समुद्र की सैर कराऊं। और चाचा चौधरी अपनी नाव में बैठकर समुद्र में उतर जाते हैं। इधर लोटन, लोटन, ये ट्यूब क्यों फुला रहा है? दरअसल मुझे एक नाव की जरूरत है जिससे मैं मछलियां पकड़ सकूं।
लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नाव खरीद सकूं। इसलिए मैं किसी को बेवकूफ बनाकर उसकी नाव से ये ट्यूब बदल लूंगा। इतना कहकर लोटन समुद्र में ट्यूब के सहारे उतर जाता है। थोड़ी दूर तैरने पर उसे चाचा चौधरी दिखाई देते हैं। वाह चाचा चौधरी, नाव में चलो, इसी के साथ सौदा किया जाए। लोटन चाचा चौधरी को आवाज लगाता है, चाचा चौधरी, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैं अपनी इस ऐतिहासिक रबड़ की ट्यूब का सौदा नाव से करने जा रहा था कि तुम मिल गए। बोलो, नाव के बदले में ये ट्यूब लोगे? इस ट्यूब में ऐसी क्या खासियत है कि मैं अपनी कीमती नाव देकर तुम्हारी पुरानी और घिसी हुई ट्यूब लूं? ये कोई मामूली ट्यूब नहीं है। इस ट्यूब से कोलंबस ने समुद्र पार किया था और अमेरिका की खोज की थी। अच्छा, तब ये सौदा मुझे मंजूर है। लोटन झटपट चाचा चौधरी की नाव में चढ़ जाता है। ये लो संभालो ट्यूब, तुम कितने खुशकिस्मत हो। चाचा चौधरी ट्यूब लेकर नाव से उतर जाते हैं। चौधरी, लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर आज तुम उल्लू बन गए। कोलंबस का इस ट्यूब से कोई वास्ता नहीं। ये तो मैंने आज ही कबाड़ी से 10 पैसे में खरीदी है। चाचा चौधरी ट्यूब के सहारे किनारे पर लग जाते हैं। लोटन, मुझे पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज फटीचर ट्यूब पर बैठकर नहीं, जहाज यात्रा से की थी। और सवाल रहा बेवकूफ बनाने का, वो तो तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने किसको बेवकूफ बनाया। तभी लोटन चौंक जाता है। ओह, नाव में छेद, पानी भर रहा है। और वो नाव लोटन को लेकर समुद्र में डुबकी लगा जाती है। बचाओ! इधर किनारे पर चाचा चौधरी चाचा चौधरी और मुर्गी चोर। मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। मैं अभी निकालता हूँ। और दड़बे का दरवाजा खोलते ही वो आदमी चौंक जाता है। हैं? क्या हुआ? क्या अंडा नहीं है? तुम अंडे की बात करती हो, यहाँ मुर्गी ही गायब है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी मुर्गी इसमें रख देती हूँ। दूसरे दिन नई मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। चलो। दड़बे को खोलते ही है, वो मुर्गी भी गायब। मैं इसमें तीसरी मुर्गी रख देता हूँ, आखिर हमें अंडे तो चाहिए ही। तीसरे दिन ओह, वो भी गायब। अब तो हद हो गई, ये मुर्गी चोर हमारा दिवाला निकाल देगा। मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। वो आदमी दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुँचता है। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए। हर रोज मैं मुर्गी खाने में एक मुर्गी रखता हूँ और वो हर रोज गायब हो जाती है। उसे कौन ले जाता है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। चाचा चौधरी उस आदमी के साथ चल देते हैं। मनसुख, मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रात को, अच्छा अब रात हो गई है, मैं सोता हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। लेकिन अगर आज भी हमारी चौथी मुर्गी गायब हो गई तो? बेफिक्र रहो मनसुख, वो चोरी नहीं जाएगी। आधी रात के समय, आहा, रात हो गई है, सब लोग गहरी नींद सो गए होंगे। मुर्गी चुराने का यही मौका है। उस चोर ने झटपट दड़बा खोलकर उसके अंदर हाथ डाल दिया और तभी रॉकेट दड़बे में से निकलकर उस पर झपटा। रॉकेट चोर को दबोच लेता है। बचाओ! वो रहा मुर्गी चोर। मगर चाचा जी, आपने चौथी मुर्गी कहाँ रखी है? चाचा चौधरी दीवार के पास रखी एक टोकरी को उठाते हैं। यहाँ, इस टोकरी के नीचे। चाचा चौधरी और सबसे बड़ा हीरा।
एक दिन चाचा चौधरी और साबू घूमने निकले। वाह चाचा जी, आज कितना सुहावना मौसम है। तभी अचानक साबू को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। ओह, क्या हुआ साबू? मेरे पैर के नीचे कोई गोल पत्थर आया और मैं गिर पड़ा चाचा जी। गोल पत्थर? साबू हाथ में उठाकर वो चीज चाचा चौधरी को दिखाता है। हाँ चाचा जी, ये रहा वो पत्थर। साबू, ये पत्थर नहीं, हीरा है। इतना बड़ा कि मैंने आज तक नहीं देखा। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, कोहिनूर से भी बड़ा। चाचा जी, इसकी कितनी कीमत होगी? अरबों रुपया या इससे भी ज्यादा। तभी अचानक, तो फिर ये हीरा मेरे पास होना चाहिए। इधर लाओ इसे। कौन? हीरो का चोर खपटू। ये हीरा मेरे पास ही आएगा। तुम इसे मेरे हवाले कर दोगे या तुम्हें मारने के बाद मैं इसे जमीन से उठा लूंगा। साबू को गुस्सा आ जाता है। छछूंदर, तेरी ये मजाल, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं साबू, खून खराबे से क्या फायदा। खपटू को हीरा दे दो, लेकिन जरा आसमान में उछाल कर देना। देखें कि आसमान में इसकी चमक कैसी लगती है। साबू ने वैसा ही किया और हीरा बदमाश खपटू की तरफ उछाल दिया। लो खपटू। पिस्तौल के आगे बड़ों बड़ों के तोते उड़ जाते हैं। हवा में उड़ता हुआ हीरा सीधा खपटू के सर पे आके गिरा। ओह! और खपटू हीरे की चोट से बेहोश हो गया। बड़ा 30 मार खा बनता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन वो हीरा पता नहीं मिट्टी में कहाँ खो गया चाचा जी। अच्छा है साबू, वो हीरा जिसके पास जाएगा उसकी जान को हमेशा खतरा ही रहेगा। चाचा चौधरी और चंपत की बिल्ली। एक दिन साबू फुटबॉल खेल रहा होता है। ओह, क्लिप कुछ ज्यादा जोर से लग गई है। फुटबॉल शहर के बाहर चली गई है, जाकर लाऊं। चाचा चौधरी के घर पर टेलीफोन बजता है। हेलो श्रीमान, मैं आ रहा हूँ। अरे, दूध तो पीते जाओ। मेज पर रख दो भगवान, मैं लौट कर पी लूंगा। रास्ते में, चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? चंपत, राष्ट्रपति ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। धनपत, राष्ट्रपति चाचा चौधरी को सलाह मशवरे के लिए क्यों बुलाता है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राष्ट्रपति उसकी सहायता से देश विदेश की कई समस्याओं को हल करते हैं। इधर चाची। ओह, 11 बज गए। मुझे पड़ोस में एक पार्टी में जाना है। दूध मेज पर रख दिया है, वह आकर पी लेंगे। चाची घर से बाहर चल देती है। धनपत, चाची भी जा रही है, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। चंपत, चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगता, समझे? यह तो बड़ी अच्छी बात है। पूसी, चाचा चौधरी अपने दूध का गिलास मेज पर रखने को कह गए थे। अब घर में कोई नहीं है। जाओ और लपर लपर करके सारा दूध पी जाओ। बिल्ली तेजी से घर के अंदर घुस जाती है और उससे तेजी से वापस आती है। अरे, तुम वापस क्यों लौट आई? चंपत घर के अंदर घुसता है। चलो, पूसी ना सही, मैं ही अंदर जाकर मलाई वाला दूध पीता हूँ। घर के अंदर से चंपत के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! और चंपत दौड़ता हुआ बाहर आता है। बचाओ! चाची। रॉकेट, वापस आ जाओ, मैं आ गई हूँ। चाचा चौधरी और कैदी नंबर 320।
स्वप्नपुर की जेल में कैदी नंबर 320। मैंने लोहे की सलाखें काट दी है, अब जेल की खिड़की से बाहर निकला जा सकता है। और फिर वह जेल की ऊंची चारदीवारी फांद गया। थोड़ी देर बाद जब जेल का गार्ड आया तो हाय, गार्ड घबराकर जेलर के पास पहुंचा। सर, कैदी नंबर 320 जेल से भाग गया है। वह नामी ठग है, उसे पकड़ना जरूरी है। शहर के चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो, एक भी आदमी शहर से बाहर न जाने पाए। उस कैदी का पकड़े जाना जरूरी है। कुछ देर के बाद पुलिस चौकी। हमने शहर का कोना कोना छान लिया, कैदी नंबर 320 कहीं नहीं मिला। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, शहर के जेलर साहब घबराए हुए इधर आते दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी, आज मिनिस्टर साहब जेल का निरीक्षण करने आ रहे हैं और जेल का सबसे नामी कैदी भाग गया है। अगर वह पकड़ा न गया तो मेरी नौकरी गई समझो। शहर में तलाश करो। शहर की सीमाओं को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर न जा सके। शहर के एक एक घर की तलाशी लेकर देख लिया, लेकिन वह नहीं मिला। क्या उसे जमीन निगल गई? साबू, जाओ और शहर की तालाब से मछली पकड़ कर लाओ। ये सुनकर साबू चौंक जाता है। मगर चाचा जी, उस तालाब में तो एक भी मछली नहीं है। साबू, जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो। ठीक है, मैं जाता हूँ। साबू तालाब पर जाकर अपना मछली पकड़ने का जाल पानी में डालता है। तभी उसके जाल में कुछ फंस जाता है। ओह, लगता है कोई मछली फंस गई। साबू जाल को बाहर निकालता है। जाल में कैदी नंबर 320 होता है। तुम? हाँ, कैदी नंबर 320। पुलिस को चकमा देने के लिए मैं ऑक्सीजन और मास्क लेकर तालाब में छिप गया था। थोड़ी देर के बाद। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि भागा हुआ कैदी तालाब में मिलेगा? तुमने सारा शहर तलाश कर लिया था। एक जगह है जो तुम्हारी नजर से चूक गई, वह था शहर का तालाब। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और अंतरिक्ष प्रतियोगिता। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, क्या तुमने ये खबर पढ़ी? अमेरिका में एक अद्भुत प्रतियोगिता हो रही है, अंतरिक्ष प्रतियोगिता। वो आदमी अखबार पढ़ता है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर और पृथ्वी के चारों तरफ घूमकर वापस सबसे पहले जमीन पर आएगा, उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस दिलचस्प प्रतियोगिता में हमें भी भाग लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट है? है। साबू, दिवाली की आतिशबाजी में से बचा हुआ अपना रॉकेट ले आना। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट उठाकर चल देते हैं। साबू, जल्दी आओ, नहीं तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट छूट जाएगी। कुछ देर के बाद। भला हो एयर इंडिया के मैनेजर का, जहाज में सीट खाली न होते हुए भी उसने हमें किसी तरह बैठा दिया। अंतरिक्ष प्रतियोगिता। अरे भाई ठहरो, हम भी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। वो हिंदुस्तानी अपना रॉकेट लेकर आ रहा है। पटाखा। प्रतियोगिता शुरू हुई। रॉकेट छूटे। चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, जल्दी आग लगा। दूसरे रॉकेट आसमान में पहुंच गए, जबकि हम अभी जमीन पर ही खड़े हैं। साबू झटपट रॉकेट को आग दिखा देता है और रॉकेट चाचा चौधरी को लिए हवा में उड़ जाता है। चाचा चौधरी हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और दूसरे रॉकेट से आगे निकल जाते हैं। टाटा। ओह, विश्वास नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के अंतरिक्ष में। मैं योगाभ्यास करता हूँ, जमीन से लंबी गहरी सांस भर के आया हूँ।
चाचा चौधरी पृथ्वी के गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। प्रतियोगिता के अनुसार तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाना था, परंतु मेरे कई चक्कर लग गए। वापस चलना चाहिए। चाचा चौधरी वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद अंतरिक्ष प्रतियोगिता परिणाम में चाचा चौधरी को पहला नंबर मिलता है। चाचा चौधरी और झप्पू ठग। ए जी, एक बात पूछूं? पूछो। सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। अच्छा, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। खब्बो, कुछ सुना तुमने? यहाँ माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे झब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चाचा को कभी नहीं देखा। अगर मैं उसका चाचा बनकर चला जाऊं और उससे रुपया मांगूं, तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार करेगा? कभी नहीं। बहू, कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चचा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके मिलने चला आया। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चचा जान विराजमान है। चचा जान? भतीजे, जब तू इतना सा था तो मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज सब कुछ है, पर समुद्र तट की कमी खलती है। चचा जान, आपका कैसे आना हुआ? भतीजे, पुण्य के काम से आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है। लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चचा जान, मेरे पास सिर्फ ये 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? कोई और संपत्ति नहीं? ये किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इन्हें रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक तुम सबके चाचा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुमने दान देने का वचन दिया है, मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं कोर्ट यार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। अभी अंदर कुछ बची हैं, उन्हें भी लाओ। तभी साबू वहाँ आता है। साबू, किताबों की ये गठरी चचा जान की पीठ पर रख दो। चचा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर रहता। बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के नहीं मिलेंगे जितने ठेले वाला भाड़े में ले लेगा। बकवास मत कर, इसे रख मेरी पीठ पर। लो। मर गया। सचमुच गठरी भारी है, उठाओ इसे। तब तक नहीं जब तक तुम ये नहीं बताते कि तुम कौन हो। चचा जान, तुमने मेरा ज्ञान वर्धन किया ये बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहाँ लगातार वर्षा होती है वहाँ सूखा पड़ा है। नहीं, मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूँ। हाय मेरी कमर। मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आ गए मुंह लटकाकर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते। साबू के कानों के कुंडल खालिस सोना है, पर तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए जो रद्दी किताबें तुम्हें भा गई। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो और ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कराएं। मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो कपड़े उतारो। लंबो,
तुम भी कानों के कुंडल उतारो। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। लंबो, तुम उधर हिले नहीं कि मैंने चाचा चौधरी के सिर को गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कह रहा हूं वैसा करो जल्दी। तभी दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। ओह, मैं कहाँ हूँ? अंडमान। हैं?